शेयरिंग स्ट्रेंथ को समझते हैं, ठीक है ना, कैसे शेयरिंग स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हेडिंग बना लीजिए शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, उसको PS से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हाँ, बड़े आसानी से पहले फिगर में एनालिसिस कर लीजिए। ठीक है, देखिए कि ये लैप जॉइंट है। कैसा जॉइंट है वाह, बोलो, अरे बोलो, लैप जॉइंट है। बड़े आसानी से चीज़ों को देखिए कि लैप जॉइंट में आप उधर से लोड लगा के खींच रहे हो, एक लोड इधर से लगा के खींच रहे हो, तो यहाँ पे शियर होगा। तो शियर रिविट में देख रहे हैं कि एक बड़े ध्यान से समझिए, हम प्लेट में शियर नहीं देख रहे, रिविट में शियर दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो बताओ कि अगर इधर से आप लगा के लोड खींचोगे तो रिविट में शियर होने का चांस कहाँ पे होगा। तो सर रिविट में शियर होने के चांस सिर्फ यहीं पे होगा। और ये दोनों ही क्या है, एक प्लेन है, कच्ची है। यहाँ पे ये दोनों जो है शियर स्ट्रेस वाला जो एरिया है वो दोनों एक प्लेन में है, कच्ची में है, सिंगल प्लेन में है। और जो सिंगल प्लेन में होगा उसको बोलते हैं सिंगल शियर। क्या बोलते हैं, सिंगल शियर। इस चीज को आप समझो, ठीक है ना, समझने की पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, यानी यहाँ पे शियर प्लेन एक है तो शियरिंग एरिया भी एक होगा। इसकी लोड की मैकेनिज्म थोड़ा समझ लेते हैं। आपने लोड इधर से लगा के खींच रहा है, तो बताओ कि ये जो प्लेट वाली लोड होगा, ये प्लेट भी इस रिविट पर इधर से लगा के खींच रहा होगा। यही तो बात है, यहाँ से ये P लगा के खींचेगा। ठीक है ना, तो शियर स्ट्रेस किधर जनरेट हो रहा होगा, तो शियर स्ट्रेस सर उधर जनरेट हो रहा होगा, और उसको हम ब्लैक कलर से दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, हाँ, अगर इसकी मैकेनिज्म यही रिविट का अगर यहाँ बनाने की कोशिश करें तो यहाँ से आपको ये बोलेगा कि जो रेड कलर से जो P लग रहा है वो यहाँ पे ऐसे लग रहा है, और इसके वजह से शियर प्लेन में शियर स्ट्रेस कहाँ जनरेट होगा, तो सर शियर स्ट्रेस यहाँ जनरेट होगा। इसको बोलेंगे शियर स्ट्रेस। चलिए अब बताइए कि यहाँ से जब ये प्लेट को उधर खींच रहे होंगे तो इस प्लेट पर लोड इधर से ये प्लेट लगा रहा होगा, तो इसकी शियर स्ट्रेस इधर जनरेट हो रही होगी, यानी इसकी जो शियर स्ट्रेस होगा वो इधर हो रहा होगा। लोड किधर, तो बउआ लोड इधर ऐसे, ये लोड लग रहा होगा, ये भी P मैग्नीट्यूड का, ये भी P मैग्नीट्यूड का। ये शियर स्ट्रेस को हम लोग प्यार से बोलते हैं टॉ भी एफ। प्यार से इसको बोलते हैं टॉ भी एफ, यानी शियर स्ट्रेस को हमेशा हम लोग बोलेंगे टॉ भी एफ से। ठीक है, हाँ, चलिए यहाँ पे ये मैकेनिज्म समझ आया। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रेस बराबर लिखेंगे, शियर स्ट्रेस बराबर लिखो, शियर स्ट्रेस बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, लोड, शियर लोड या इंटरनल लोड बट्टा एरिया, या सीधा सीधी लिखो ना लोड बट्टा एरिया। अब तो आप समझ गए कि वही होगा, यानी आप लिखो सीधा सीधी PS बट्टा एरिया। ठीक है ना, हाँ, अच्छा, शियर स्ट्रेस को हम लोग काची से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाबू, टॉ भी एफ से। टॉ भी एफ यानी P शियर स्ट्रेस बट्टा एरिया। आपको बहादुरी एरिया निकालने में है, तो बहादुरी कुछ में नहीं है। देखिए शियर प्लेन ये है, आपके शियर प्लेन ये वाला है, ये जो ग्रीन कलर से आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, आपकी शियर प्लेन ये वाला है, यही शियर प्लेन है। तो एरिया तो एक ही प्लेन में होगा ना, यही ना, एक ही प्लेन होगा ना, तो यहाँ पे जो एरिया निकलेगा वो होगा π/4 इनटू, ये रिविट ऑलरेडी होल में फील होगा, इसीलिए लिखते हैं D0 के होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको ये निकला शियर एरिया। क्या निकला, शियर एरिया। ठीक है ना, इस चीज को आप समझिए, ये कौन सा एरिया निकला, शियर एरिया। तो चीज़ों को यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करो, तो यहाँ से लिखेंगे PS बराबर हो जाएगा टॉ भी एफ
इनटू ये वाला एरिया हो जाएगा। ये एरिया कौन सा एरिया है? तो शियर एरिया। तो एक प्लेन में होगा तो क्या हो जाएगा शियर एरिया? टॉ भी एफ इंटू पाई बाई 4 इंटू डी नॉट के स्क्वायर। बार बार करें कि इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखने के बाद आपको समझ आएगा। अच्छा बताइए कि ये कितना प्लेन में रिविट कटने का चांस हो रहा था? तो सर एक प्लेन में, सिंगल प्लेन में, इसीलिए इसको बोलेंगे सिंगल शियर। ये कैसा शियर होगा? सिंगल शियर, ठीक है ना, सिंगल शियर। इस चीज़ को आप समझिए और यही फॉर्मूले को आप रेडीमेड समझेंगे और इसको एग्जाम तक याद रखोगे, ठीक है ना। ये कौन सा हो गया? शियरिंग, शियरिंग दिखाई पड़ रहा ना ब्लू से, स्ट्रेंथ इन सिंगल शियर। सिंगल शियर में शियरिंग स्ट्रेंथ, ये क्या है? परमिसिबल शियरिंग, परमिसिबल शियरिंग स्ट्रेस। ये कहाँ से हमको पता चलेगा? तो आईएस कोड से। हर एक बार आपको आईएस कोड नहीं देखने की जरूरत पड़ेगा, ये कंसेप्ट बताने के जस्ट बाद हम एक बता देंगे कि परमिसिबल शियर स्ट्रेस कैसे कैसे याद रखना है, ठीक है। हाँ, एक ही बार सारे चीज़ को बता देंगे, ठीक है ना। डी नॉट क्या है? तो डायामीटर ऑफ होल लिख देते हैं, डाया ऑफ होल, ठीक है ना। हाँ देखिए लाइट थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर रहा है, थोड़ा सा आप बर्दाश्त करके देख लीजिएगा। ये था सिंगल शियर का, ये का चीज था सिंगल शियर का ये फॉर्मूला। अगर आपको कहेगा कि नहीं डबल शियर, तो देखिए, तो अगर आपने यहाँ से इसमें अगर पी लोड लगा करके इधर से खींच रहा है, अगर पी लोड लगा करके आपने इधर से खींच रहा है, तो ये बैलेंस होने के लिए, ये बैलेंस होने के लिए P/2 इधर लगा के खींच रहा होगा और P/2 इधर से लगा के खींच रहा होगा। एक बात और समझ नहीं आता कि यहाँ पे बैलेंस करने के लिए P/2 का है किया, काहे कि इक्विलिब्रियम में रहेगा तो बॉडी मोशन में आ जाएगा। अगर उधर P/2 और P/2 के जगह पर P लिख देंगे ना, तो बॉडी के उधर मोशन हो जाएगा। बॉडी कह रहे हैं स्ट्रक्चर उधर मूव कर जाएगा, कनेक्शन उधर मूव कर जाएगा। चलिए इतना बात तो आपको समझ आता। इसका मतलब यहाँ पे हम बोलेंगे कि उधर से जब P/2 लगा रहा है तो इधर से ये P/2 इस रिबिट पर लगा रहा होगा। अब बताओ जब P/2 इधर से लगा रहा होगा ये वाला, तो बताइए तनी आप बताइए कि इसमें जो शियर स्ट्रेस इधर लग रहा होगा, प्लेन तो यही होगा लेकिन शियर स्ट्रेस इधर लग रहा होगा। चलिए बहुत आसान था। ये वाला लोड इधर लगा रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये प्लेट इसको इधर धक्का दे रहा होगा, इधर दे रहा होगा, तो इसमें शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगा? तो सर इसमें शियर स्ट्रेस इधर होगा। ये ग्रीन कलर से आपको शियर स्ट्रेस दिखा रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे इसकी शियर स्ट्रेस इधर लग रहा होगा। अच्छा ये वाला उधर खींच रहा होगा, तो बताइए कि यहाँ पे ये लोड P/2 लगा रहा होगा, यहाँ पे P लगा रहा होगा, तो इसकी शियर किधर लग रहा होगा? तो सर शियर इसको इधर लग रहा होगा। हम जो ग्रीन कलर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, सर शियर तो इसका ऐसे लगेगा, ऐसे। यानी हम क्या देख रहे हैं कि शियर का जो प्लेन हम लोग को मार्क आउट करने की अगर बारी आएगी, अगर मार्क आउट करने की बारी आएगी शियर प्लेन की, तो हम कौन कलर से कर दे? ये ब्लैक कलर से करते हैं, और एक शियर प्लेन ये वाला मिलेगा और दूसरा शियर प्लेन ये वाला मिलेगा, यानी दो गो शियर प्लेन मिला। तो इस स्थिति में आपको शियरिंग स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे? ये वाला पोर्शन के लिए अगर आप कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा, लोड हो जाएगा P/2, क्या हो जाएगा? P/2 बराबर हो जाएगा इस वाले पोर्शन। अगर यहाँ पे अगर देखा जाए इस वाले फिगर में, तो आप क्या कहोगे? तो सर इधर से इसमें लग रहा है P/2 लोड,
आपकी शियरिंग स्ट्रेस यहाँ पे जनरेट हो रहा होगा, ये वाला जो कि ग्रीन कलर से दिखाया गया है। एकदम आराम आराम से इस मैकेनिज्म को समझना। यहाँ पे इस तरह से ऐसे, यहाँ से सॉरी, हाँ ठीक है, और यहाँ से ये लोड ऐसे लग रहा है। देखो सबसे पहले आगे लोड बता देते हैं। यहाँ से ये लोड ऐसे 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 ऐसे, ये हो जाएगा P, और इधर से लगेगा ये हो जाएगा P/2। अब बड़ा आराम से चीज़ों को देखिए कि जब लोड के अपोजिट में शियर लगेगा तो बताइए शियर यहाँ पे कहाँ पे लगेगा सर? इसका शियर ऐसे, इसका शियर ऐसे, और इसका शियर ऐसे। बड़े आसानी से इस चीज़ को आप एनालिसिस करोगे। तो यहाँ पे भी शियर प्लेन कितना है? एक शियर प्लेन ये और दूसरा शियर प्लेन ये, यानी दो शियर प्लेन है। तो बताओ यहाँ से अगर ऊपर वाले रिविट हाफ मतलब जो भी पार्ट है ऊपर वाले पार्ट में से अगर आप शियरिंग स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करोगे तो हो जाएगा क्या? पाई, यहाँ से हो जाएगा शियरिंग स्ट्रेंथ यानी टॉ भी एफ। पूरा फार्मूला लिख के लिखे क्या? फार्मूला लिखें, चलिए फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो पी एस बराबर हम लोग जानते क्या है कि सर टॉ भी एफ इंटू एरिया। चलिए बड़े आसानी से टॉ भी एफ ई कहाँ से निकाले? तो बड़े आराम से यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से इस चीज़ को आप समझिए कि यहाँ से शियर स्ट्रेस बराबर शियर लोड बट्टा एरिया, यानी ये लोड है इंटरनल रेजिस्टिंग, ठीक है ना। हाँ, वहाँ से ये वाला डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर दिया। अब बताओ इस वाले रिविट के अगर देखा जाए ऊपर वाले पोर्शन को, तो यहाँ पे जो लोड आने वाला है वो आएगा P/2 इंटू टॉ भी एफ, और इस वाले के लिए एरिया हो जाएगा पाई/4 इंटू डी नॉट के होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यानी यहाँ से अगर P की बात किया जाए तो टॉ इंटू भी एफ इंटू पाई/4 इंटू डी नॉट के होल स्क्वायर। यहाँ से एक आपका स्टैंडर्ड रिजल्ट निकल गया, ये 2 से गुना होगा। यानी आपको ये सारी बात को हमेशा नहीं दिखाई पड़ रहा। चलो इस चीज़ को हम कहाँ पे कैलकुलेट करें? जगह जगह जगह। सिंगल शियर को आप थोड़ा सा कॉपी कर लीजिएगा, नहीं तो ऊपर जगह यहाँ पे है। इस चीज़ को यहाँ पे ऐसे इरेज करते हैं और इसको P इंटू S कर देते हैं, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपकी P लोड। इस चीज़ को अगर आप हम कैलकुलेशन करने की कोशिश करें, आप कॉपी कलम के साथ कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? PS के जगह पर क्या लिखेंगे? तो इस रिविट के लिए सर लिखोगे आप P/2, यहाँ P/2 दिखा पड़ रहा है, हाँ, बराबर हो जाएगा ये टॉ भी एफ, एज इट इज रहने दो, टॉ भी एफ हो गया, और इनटू एरिया कितना हो जाएगा? तो एक प्लेन के लिए क्या हो जाएगा? इस रिविट के लिए तो यहाँ पे प्लेन में फेल करेगा, यानी इसी प्लेन में आएगा शियर, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई/4 इंटू डी नॉट के होल स्क्वायर। अगर आपने P निकालना है P लोड के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 इंटू टॉ भी एफ इंटू पाई/4 इंटू डी नॉट, ठीक है ना। तो ये PS जो निकला ना, ये 4 डबल शियर के लिए निकला। कितना के लिए? 4 डबल शियर। ये था सिंगल शियर, और ये निकला किसके लिए? शियरिंग स्ट्रेंथ फॉर डबल शियर, ठीक है ना, डबल शियर के लिए। तो बड़ा आसानी से हमेशा आप ये सारे डेरिवेशन को याद नहीं रखोगे, आपके एग्ज़ाम के रिजल्ट तक आपको संभाल के रखना है, एग्ज़ाम तक ये रिजल्ट को संभाल के रखना है। बस सिंगल शियर में टॉ भी एफ इंटू पाई इंटू डी नॉट के स्क्वायर बट्टा 4 कर देना है, और डबल शेयर में बस 2 से गुना कर देना है, बस डबल शेयर निकल जाएगा।
तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि सर सिंगल शेयर वाला फार्मूला लगाना है कि डबल शेयर वाला फार्मूला लगाना है? तो इस स्थिति को बड़े आसानी से समझने के लिए आप क्या करोगे कि यहाँ प्लेन देख लेना है कि अगर एक प्लेन है तो सिंगल शेयर, दो प्लेन है तो डबल शेयर, ठीक है ना। कोई स्टूडेंट कहता है सर 3 प्लेन रहता तब, तो 3 प्लेन बार बार करें, आईएस कोड परमिट नहीं करता, इस चीज़ को अलाउ नहीं करता है, ठीक है ना। अच्छा, टॉ वी एफ का है, यहाँ पे कुछ लिख लीजिए। ये वाला टॉ वी एफ क्या है? इसी को बोलते हैं परमिसिबल शियर स्ट्रेस। यहाँ पे लिखा गया भी है, यहाँ पे भी सब कुछ है। ये डी स्क्वायर होगा, डी नॉट के स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप बड़े आराम से फील करोगे और इस सारी चीज़ के डॉट्स क्लास चलेंगे अगले मतलब मंडे को, ठीक है। तो इस सारे चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ तक आप लोग को समझ आना चाहिए। आप लोग को ये रिजल्ट आप लोग को याद रखना है एनी हाउ, ये रिजल्ट आप लोग को याद रखना है एनी हाउ। ये टॉ वी एफ कहाँ से आएगा? तो ये आपको कोडल प्रोविजन है, कोड से मिल जाएगा। ये टॉ वी एफ कहाँ से आएगा? तो सर कोडल प्रोविजन है, कोड से मिल जाएगा। चलिए, इतना बात आपको समझ आना चाहिए कि अगर एक प्लेन में फेल होगा तो सिंगल शेयर, 2 प्लेन में फेल होगा तो डबल शेयर। तो फेल होने के पहले जो ताकत होगा वो मजबूती पता करो और उस मजबूती पर डिजाइन कर दो, यही तो है डिजाइनर का काम। तो यहाँ पे अगर सिंगल प्लेन में है तो सिंगल शेयर, डबल 2 प्लेन में है तो डबल शेयर, 3 प्लेन में रहेगा तो आईएस परमिट नहीं करता है, ठीक है ना। इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे और सिंगल शेयर और डबल शेयर की कहानी भी आपने कर लिया कंप्लीट, ठीक है ना। आपके ग्रुप में पीडीएफ चला जाएगा और उससे आप समझ लीजिएगा। चलिए, ये शेयरिंग का कहानी ख़त्म, ठीक है ना। इसको 16 इतना ही देरी का रख दिया जाए, ठीक है। हाँ, अब हम लोग कर लेते हैं एक और, हम लोग बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, यानी रिविट में बियरिंग स्ट्रेंथ कितना आएगा, ठीक है ना। हाँ, हम लैप जॉइंट में भी देखेंगे और बट जॉइंट में भी देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग बना लीजिए, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट यानी क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट। देखिए, चीज़ों को बड़े आराम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब आपने इधर से लोड लगा के खींचा, जब आपने इधर से लोड लगा करके खींचा, जब आपने लोड इधर से लगा के खींचा तो ये प्लेट इस रिविट को दबाना चाह रहा होगा। बड़ा आसानी से चीज़ों को समझिए, आपने लोड इधर से लगा के जब खींच रहा होगा तो ये प्लेट इस रिविट को दबाना चाह रहा होगा। तो कितना एरिया में दबाना चाहेगा? तो बड़ा आसानी से देखिए कि अगर इस रिविट का पूरा एरिया में तो प्लेट नहीं कांटेक्ट में आ रहा होगा, ठीक है ना। पूरा एरिया में तो ये प्लेट कांटेक्ट में नहीं आ रहा होगा रिविट का, ठीक है ना। तो वो देखिए इस एरिया में कांटेक्ट में आता है, ये इस एरिया में, यानी आधा से भी कम ही एरिया में प्लेट कांटेक्ट में आ पाता है, ठीक है ना। हाँ, आधा से भी कम ही एरिया में प्लेट कांटेक्ट में आ पाता है। इसीलिए जो यहाँ पे हम लोग एरिया कंसीडर करते हैं, वो कंसीडरेशन जो करते हैं एरिया, वो कहते हैं कि एक प्लेन में कंसीडर हो रहा है, एक ही प्लेन है इस प्लेन में, ठीक है ना। हाँ, देखो यहाँ पे एक प्लेन होता है ऐसा, हम ऐसा कंसीडर करते हैं, एक प्लेन है, ठीक है ना, ऐसा ये प्लेन, ठीक है ना। हाँ, यही एक प्लेन में लग रहा है। तो इस प्लेन का जो अगर थिकनेस की बात किया जाए, थिकनेस t है और इसका डायमीटर d0 है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है ना, इंटू d, ठीक है ना। फिर रहा बात कि सर ऊपर वाला अगर मोटा प्लेट है और नीचे वाला पतला प्लेट है तो कौन वाला t लेना है? तो हमेशा बात करें, t हमेशा पतारका लेना है, यानी t मिनिमम लेना है। कैसे? तो बड़े आसानी से देखिएगा कि ये दोनों में से हमेशा पतारका लीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। सर आपने ऊपर वाले के कैलकुलेशन क्यों किए, नीचे वाला क्यों नहीं किए? तो लो नीचे वाला का भी कर देते हैं, ठीक है। अभी पहले आराम से यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। हाँ, यहाँ से अगर बियरिंग स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करेंगे, बियरिंग स्ट्रेंथ, तो इसके लिए क्या होता है, बियरिंग स्ट्रेस बराबर हो जाएगा, बियरिंग स्ट्रेस बराबर हो जाएगा बियरिंग लोड या क्रशिंग लोड बट्टा एरिया,
ठीक है ना। अब बताइए बियरिंग स्ट्रेस कितना है, तो बोले सिग्मा बी है, ठीक है ना। क्रशिंग लोड कितना आ रहा है, तो सर क्रशिंग लोड तो पी आ रहा है, जो लोड क्रश कर सकता है। एरिया कितना निकल के आया, तो एरिया सर डी नॉट इंटू टी मिनिमम, डी नॉट इंटू टी मिनिमम। देखिए इस चीज़ को फिर से समझिए कि सर यहाँ पे डी नॉट इंटू टी क्यों नहीं है, यहाँ पे तो ऐसा होना चाहिए कि पाई बाई 2 इंटू आर स्क्वायर होना चाहिए, यानी ऐसा कर देंगे डी नॉट के बट्टा 4 ऐसे कर देना चाहिए, डी नॉट का स्क्वायर बट्टा 4। ऐसा क्यों नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे ये जो लगता है पूरा में कॉन्टेक्ट में नहीं आता, इसीलिए यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्शन लेते हैं। क्या चीज़ लेते हैं, प्रोजेक्शन लेते हैं, और डी नॉट इंटू टी एरिया लेते हैं। इस चीज़ को आप फील करो, ठीक है। तो यही लेते हैं, और टी वाला कौन लेते हैं, पतारका प्लेट वाला लेते हैं, क्योंकि फेल हमेशा पतारका से ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पी जो क्रशिंग स्ट्रेंथ हो जाएगा, यानी पी बी जो हो जाएगा वो हमारा नया रेडीमेड फॉर्मूला आ जाएगा आपको, पी बी बराबर हो जाएगा सिग्मा बी इंटू डी नॉट इंटू टी मिनिमम, ठीक है ना। यही फॉर्मूला को आप याद कर लोगे, ठीक है ना। हाँ देखिए यहाँ पे दो स्थिति देखने को आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये तो हुआ कि किस स्थिति में देखने को मिला, ये हमको लैप जॉइंट में देखने को मिला। अगर बट जॉइंट की कहानी कहा जाए तो बट जॉइंट की अगर यहाँ से स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ऊपराल का प्लेट के लिए निकालेंगे, तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये जो डायामीटर ऊपराल का प्लेट का स्ट्रेंथ निकालते हैं इस वाले का, तो बताओ इस वाले का पहले एरिया निकाल दे क्या, ऐसा आराम से निकालते हैं, कोई अकबकाना नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा। इधर से ऐसा ऐसा, ये पी बाई 2 लगा रहा है। अब बताइए इसका एरिया कितना हो जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया सर डी नॉट इंटू टी हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलिए उसके बाद इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका प्रोजेक्टेड एरिया, इसका भी हो जाएगा डी नॉट इंटू यहाँ से यहाँ। अगर ये ऊपर लिखेंगे T1 T2 और इसको लिख देंगे TM, यानी पहला कवर प्लेट, दूसरा कवर प्लेट और TM मेन प्लेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे T हो जाएगा T1 और ये हो जाएगा डी नॉट इंटू TM। और अगर ऐसा इसमें कितना इधर से लोड लगेगा, ऐसा 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 और ऐसा P, यहाँ पे दिखा पड़ रहा, हाँ ऐसा, इस पर कैसे लगेगा, ऐसा ऐसा ऐसा, यानी P/2। चलिए यहाँ पे अगर इसकी प्रोजेक्शन लेंगे तो इसका प्रोजेक्शन हो जाएगा डी नॉट इंटू T2। चलिए अगर इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो डी नॉट इंटू T1, इसका एरिया निकालने की कोशिश करेंगे तो डी नॉट इंटू TM, और इसका एरिया निकालेंगे तो डी नॉट इंटू T2। चलिए देखिए सबका कैलकुलेशन बड़े आसानी से कर दिए। अब यहाँ पे अगर इसका स्ट्रेंथ निकालने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा P/T2 इंटू, ब्लू से नहीं दिखा पड़ रहा, हरा से, कौन कलर यूज करें, ब्लैक यूज कर देते हैं। अगर इसका यहाँ से स्ट्रेंथ निकालेंगे तो P/2 बराबर हो जाएगा, इसका सिग्मा कितना हो जाएगा, सिग्मा B इंटू टी इंटू एरिया क्या हो जाएगा, डी नॉट इंटू T1। अगर यहाँ से P निकालेंगे तो हो जाएगा P, यहाँ से ये निकालिए, यहाँ से निकालिए, P बराबर हो जाएगा सिग्मा B इंटू डी नॉट इंटू T1, TM मेन प्लेट का ना। अगर यहाँ से इसके लिए निकालेंगे तो P/2 बराबर हो जाएगा सिग्मा B इंटू डी नॉट इंटू T2, ठीक है ना। तो हमको कौन सा लोड को कंसीडर करना है, कौन सा स्ट्रेंथ देगा, तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि हम P के लिए डिज़ाइन किए हैं तो ये दोनों के लिए जोड़ेंगे। तो बताओ यहाँ पे अगर इन बट ज्वाइंट, इन डबल कवर बट ज्वाइंट, डबल कवर बट ज्वाइंट, अगर डबल कवर बट ज्वाइंट की बात की जाए तो सबसे पहले मेन प्लेट के लिए निकालेंगे P बराबर क्या हो जाएगा, मेन प्लेट के लिए P बराबर अगर स्ट्रेंथ निकालेंगे मेन प्लेट के लिए तो P बियरिंग बराबर हो जाएगा, मेन प्लेट के लिए हो जाएगा सिग्मा B इंटू हो जाएगा डी नॉट इंटू TM मेन प्लेट, यही तो हो जाएगा। उसके बाद कवर प्लेट की बात की जाए, ये तो मेन प्लेट के लिए हो जाएगा, किसके लिए, फॉर मेन प्लेट। फॉर कवर प्लेट की अगर बात किया जाए, कवर
प्लेट की अगर बात की जाए तो देखो तो ये भी है ये भी है, दोनों के लिए अगर बात की जाए तो P/2 प्लस P/2 होगा, ठीक है ना। उसके बाद ये वाला क्या हो जाएगा, सिग्मा बी इंटू डी नॉट इंटू T1 प्लस सिग्मा बी इंटू डी नॉट इंटू T2, यानी दोनों में से कॉमन निकालेंगे, यहाँ ये P हो जाएगा जोड़ने के बाद ना, P हो जाएगा सिग्मा बी इंटू डी नॉट इंटू T1 प्लस T2 हो गया। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये दोनों में से जो मिनिमम आएगा ना, ये दोनों में से जो मिनिमम आएगा वही वाला हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आएगा। यानी कहने का मतलब कवर प्लेट का दोनों को सम कर दो थिकनेस और मेन प्लेट को देख लो, दोनों में से जो छोटका आएगा ना वही हो जाएगा बियरिंग में स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो ये था बट जॉइंट में। बट जॉइंट में हम लोग थिकनेस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये थिकनेस टी मिनिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे बट जॉइंट में, ठीक है ना। बट जॉइंट में हम लोग देखेंगे कवर प्लेट का दोनों को जोड़ देंगे और मेन प्लेट को देखेंगे, दोनों में से जो छोटका होगा ना, जिसकी वैल्यू कम आएगा वही आपके हो जाएगा क्या, वही हो जाएगा आपको टी मिनिमम की वैल्यू। तो आपको बियरिंग में ये सब चीज़ कुछ नहीं निकालना, ये सब चीज़ तो सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बता दिया गया है एनालिसिस करने के लिए। एक बार फिर से इसको शुरू से समझा दिया जा रहा है, ठीक है ना, बड़े आराम से इसको समझिए। बियरिंग स्ट्रेंथ को ही बोलते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ, यानी आप जब लगाओगे तब प्लेट यहाँ से आपको इसके ऊपर स्ट्रेस जनरेट कराएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रेस कितना एरिया में जनरेट कराएगा वो एरिया अगर पता चल जाएगा और लोड पता है तो ताकत निकल जाएगा, बस ताकत ही निकालना है। ताकत निकालने के लिए क्या होगा, एरिया इंटू स्ट्रेस, ताकत बराबर एरिया गुने स्ट्रेस। तो एरिया आप यहाँ से निकालोगे, स्ट्रेस आपको कोड बता देगा, कौन बता देगा, IS कोड बता देगा। बस एरिया में भी कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट डी नोट यानी ये क्या चीज़ है, नॉमिनल है कि ग्रोस है, तो बोलेंगे सर ग्रोस है, या बोल सकते हो डायमीटर ऑफ होल इनटू थिकनेस। यहाँ से एरिया निकल गया, जैसे ही यहाँ से एरिया निकल गया आपको बियरिंग स्ट्रेंथ कोड से पता, आपको स्ट्रेंथ निकल जाएगा। स्ट्रेंथ देखिए, बियरिंग इसको बोलेंगे बियरिंग स्ट्रेंथ, क्या बोलेंगे, बियरिंग स्ट्रेंथ। अगर लैप जॉइंट रहा तो दोनों में से जो मिनिमम रहेगा वही ले लेंगे, लेकिन अगर बट जॉइंट रहा तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मेन प्लेट और कवर प्लेट का दोनों को सम करके देख लेना, जो दोनों में से मिनिमम है वही ले लेना है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ को आप संभाल के रखोगे, इसको नहीं समझना, ये मिनिमम के लिए ही आप समझ जाओ सीधा सीधी कि जो पतारका हो जाएगा तब। लेकिन बट जॉइंट में पतारका पहचानना कैसे, ये दोनों कवर प्लेट का जोड़ और मेन प्लेट दोनों में जो ननका होगा वो। देखिए यहाँ पे कैसे थोड़ा सेलेक्ट कर बताते हैं। ये वाला मान लीजिए कि 5 mm है और ये वाला मान लीजिए 5 mm है और ये वाला 8 mm है, तो बताओ यहाँ पे कौन सेलेक्ट करेंगे, तो सर 8 mm वाला सेलेक्ट करेंगे। लेकिन ये वाला दे दिया गया है कि नहीं 16 mm है, और ये वाला दे दिया गया कि नहीं 4 mm है, और ये वाला दे दिया है 4 mm है। तो बताओ कि यहाँ पे ये 4 mm नहीं 5 mm रहने दीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे 5 5 10 और यहाँ 16, दोनों में से छोटा कौन है, ये दोनों को जोड़ दिए 10 और ये 16, तो दोनों में से छोटा ये है मतलब 10, यानी यहाँ पे थिकनेस 10 हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पे आप थिकनेस को लफड़ा ना करेंगे, थिकनेस पहचानना बड़े आसान है, दोनों कवर प्लेट के जोड़ करके और मेन प्लेट से देखना है, दोनों में से जो मिनिमम होगा वही ले लेना है। यहाँ पे देखना है कि दोनों में से जो पतारका है, यानी हमेशा बात करना है पतारका प्लेट से, ठीक है। उम्मीद है क्रशिंग स्ट्रेंथ या बियरिंग स्ट्रेंथ आपको समझ आ गया होगा। तो बियरिंग स्ट्रेंथ का आपको रेडीमेड फॉर्मूला मिल गया, लेकिन कभी कभी आपकी कॉन्सेप्ट और थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे कि अगर क्रशिंग स्ट्रेंथ के केस में कभी कभी ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कमज़ोर दिल वाला इस चीज़ को ना समझे, ठीक है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंचा लेवल की है, ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन इसको समझने के प्रयास कीजिए, समझ आ जाएगा, ठीक है। इसको पहले छाप लीजिए, उसके बाद इस चीज़ को हम बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। इसको आप समझ लीजिए, छाप लिए हैं, हाँ, इसको इरेज करते हैं।
को रिविट वैल्यू कैलकुलेट करने को मिलेगा, ठीक है ना। रिविट वैल्यू का मतलब समझ लीजिए कि एक रिविट का कितना स्ट्रेंथ होगा वही कहलाता है रिविट वैल्यू, ठीक है ना। हाँ, यानी एक रिविट कितना सह सकता है लोड को, ठीक है ना, उसी को हम लोग बोलेंगे रिविट वैल्यू। तो रिविट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है कि अभी बियरिंग स्ट्रेंथ निकाल के लाएं, अभी क्या निकाल के लाए अब, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट निकाल के लाएं, रिविट निकाल के लाएं। वो कितना आया, अभी हम सीखे कि सिग्मा बी इंटू डी नॉट इंटू टी मिनिमम, जो मिनिमम प्लेट का जो थिकनेस होगा उसको, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपकी लैप जॉइंट है तो सिंगल शियर होगा, अगर बट जॉइंट होगा तो उसमें दो स्थिति, अगर सिंगल कवर बट जॉइंट है तो सिंगल शियर होगा, लेकिन डबल कवर बट जॉइंट होगा तो डबल शियर होगा, ठीक है ना। तो शियरिंग और बियरिंग निकाल लेंगे, और ये जो दोनों में से जो छोटका होगा ना, दोनों में से जो मिनिमम होगा ना, वही होगा आपकी रिविट वैल्यू। तो रिविट वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, मिनिमम ऑफ या स्मॉलर ऑफ बियरिंग स्ट्रेंथ एंड क्या हो जाएगा, शियरिंग स्ट्रेंथ, यानी बियरिंग स्ट्रेंथ एंड शियरिंग स्ट्रेंथ, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, और कैलकुलेट करने के बाद जो न्यूमेरिकल डाटा आएगा दोनों में से मिलाकर चेक कर लेंगे कि कौन छोटा है, जो छोटा होगा वही होगा रिविट वैल्यू, ठीक है ना। हाँ, तो रिविट वैल्यू देखिए लिखल है स्मॉलर ऑफ बियरिंग स्ट्रेंथ एंड शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट, यानी बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट और शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट दोनों में से जो ननका होगा ना, ननके और पतारका का तो काम है, ठीक है ना। तो ननका वाला वैल्यू होगा ना, वही वैल्यू को हम लोग बोलेंगे रिविट वैल्यू, ठीक है ना। हाँ, चलिए रिविट वैल्यू को एकदम डायरेक्ट लिखिए, मिनिमम ऑफ पीबी एंड पीएस, पीबी निकालना होगा, बियरिंग स्ट्रेंथ पीबी निकालना होगा, ठीक है ना, और शियरिंग स्ट्रेंथ भी आपको निकालना होगा, ठीक है। सिंगल शियर है तो पीएस टॉ भी है पाई/4 इंटू डी नॉट का स्क्वायर, और डबल शियर है तो बस 2 से गुना कर देना, वो आपको क्वेश्चंस पढ़ने से दिखाई पड़ने लगेगा, ठीक है। चलिए रिविट वैल्यू आपको समझ आ गया, लेकिन वही अगर स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की बात की जाए तो जॉइंट में आपको क्या आ जाएगा, जॉइंट में अगर आपको बात की जाए तो टियरिंग भी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जॉइंट में कुछ नहीं करना है कि आपको बियरिंग देखना है, शियरिंग देखना है। शियरिंग अगर डबल शियर का केस है तो डबल देखना है, सिंगल शियर का केस है तो सिंगल शियर देखना है, उसके बाद आप टियरिंग भी निकालोगे। लेकिन यहाँ पे जो टियरिंग निकालोगे ना वो पर पिच के हिसाब से निकालोगे, और ये जो तीनों में से ननका होगा, ये जो तीनों में से ननका होगा वही वैल्यू आपको क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। यानी स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट को लिखेंगे मिनिमम ऑफ पीएस पीबी एंड पीटी, तीनों में से जो मिनिमम होगा ना वही कहलाएगा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ठीक है ना। हाँ, चलिए उम्मीद है इतना बात आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। फिर से देख लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट अभी निकाल के लाएं, शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिविट अभी निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, टियरिंग वाले निकाल लेंगे पर पिच से। हमेशा ध्यान देना है टियरिंग निकालना है पर पिच से, कब, जब आपको स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैलकुलेट करना है तब। इस बात को एकदम पूरा ख्याल कीजिए और हिंदी में लिख लीजिए ना है तो इस चीज़ को, ठीक है ना। हाँ, तो बियरिंग, शियरिंग और टियरिंग तीनों में से जो ननका होगा उसको स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बोल देंगे, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। अगर रिविट वैल्यू पूछेगा तो बियरिंग और सिर्फ शियरिंग में ननका देखेंगे, यानी ननका को हमेशा देखना है। ननका और पतारका दो चीज़ डिजाइन में हमेशा ध्यान देना है, ठीक है ना। हाँ, चलिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट पता चल गया, रिविट वैल्यू पता चल गया। कभी कभी क्या कहता है ना कि लोड दे करके पूछता है कितना रिविट लगेगा, तो रिविट वैल्यू कहने का मतलब एक रिविट का मान, ठीक है ना, ठीक है ना। तो रिविट वैल्यू कहने का मतलब आप हिंदी में लिख लीजिए कि रिविट वैल्यू कहने का मतलब एक रिविट कितना लोड को बर्दाश्त कर सकता है, सह सकता है। तो टोटल लोड आपको पता है और रिविट वैल्यू आप निकालनी है तो नंबर ऑफ रिविट नहीं निकल जाएगा। तो यहाँ से एक रेडीमेड फॉर्मूले आप लिख सकते हो, नीचे दिखाई पड़ेगा, नंबर ऑफ रिविट बराबर लोड बट्टा रिविट वैल्यू, ठीक है ना। यहाँ से इस चीज़ को भी आप एनालिसिस कर लो, कितना रिविट लगेगा उतना लोड को रजिस्ट कराने के केस में, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारे चीज़ की छोटी छोटी बात है जिसको आप समझोगे और छापोगे, ठीक है ना। फिर से रिविट वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बियरिंग और शियरिंग में दोनों में जो ननका होगा वो रिविट वैल्यू होगा। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट
हम लोग बियरिंग, शियरिंग और टियरिंग पर पिच में ये तीनों में से जो निकालेंगे वो जो ननका होगा वो स्ट्रेंथ ऑफ ज्वाइंट कहलाएगा। ये जो निकालेंगे वो पर पिच निकालेंगे, इस बात को ध्यान दीजिएगा, पर पिच, ठीक है ना। और पर पिच का ही ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं। चलिए इतना बात आपको समझ आ गया होगा और इसे भी करेंगे कॉपी, ठीक है। अब थोड़ा सा रिविट वैल्यू से आपको नंबर ऑफ रिविट निकलेगा, लोड बट्टा रिविट वैल्यू से, ठीक है। चलिए इतना बात आपको समझ आ गया होगा। अब इसको करते हैं इरेज। अब थोड़ा सा जान लीजिए इफिशियंसी। इफिशियंसी जानना बहुत ज़रूरी है, आपको इफिशियंसी जानना बहुत ज़रूरी है। डिजाइनिंग में इफिशियंसी ही सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है ना। तो इफिशियंसी भी निकालना बहुत ज़रूरी है। इफिशियंसी से ही आप डिजाइन करोगे कौन सा जॉइंट लगाना है, बट जॉइंट लगाना है कि लैप जॉइंट लगाना है, सिंगल कवर बट जॉइंट लगाना है कि डबल कवर बट जॉइंट लगाना है, ठीक है ना। तो अभी आज के क्लास तक तो हम लोग फिलहाल इफिशियंसी तक ही सीखेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग सीखेंगे इससे बेस्ट कुछ छोटे लल्लू सा न्यूमेरिकल्स। उसके पहले एजम्पशन सीखेंगे, इसके बाद भी एक लेक्चर जाएगा एजम्पशन का, ठीक है। और थ्योरी हो जाएगा पूरा फिनिश और थ्योरी के पूरा एकदम सीखेंगे, ठीक है ना। इफिशियंसी इसको पॉज करके लिख देते हैं, ठीक है ना। अब इफिशियंसी ऑफ जॉइंट को समझ लेते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसको समझना बहुत आसान है। जब आप बाजार से नया प्लेट को खरीद करके लाए थे और उसमें कोई होल नहीं था तो उसका एक अलग स्ट्रेंथ था, लेकिन जब आप रिवेटिंग वर्क करने के लिए आप उस प्लेट में होल कर दिए, क्या कर दिए, होल कर दिए, तो होल करने से क्या होगा, उस प्लेट का स्ट्रेंथ में कमी आएगा, ठीक है ना। तो कमी कितना आया उसी को बताता है हमारा इफिशियंसी ऑफ जॉइंट, ठीक है ना। तो इफिशियंसी ऑफ जॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपको स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कैलकुलेट होना चाहिए। और स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट हम लोग देख लिए, तीनों में से जो ननका होगा वो क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट, ठीक है ना। हाँ, तो देखिए लिखल है द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ अ स्टील प्लेट इज रिड्यूस बाय रिविट होल। रिविट होल जब करते हैं तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ प्लेट का घट जाता है, ठीक है ना। तो इफिशियंसी ऑफ जॉइंट कैलकुलेट करने के लिए होता है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होता है, मिनिमम ऑफ पीएस, पीबी एंड पीटी। पीएस क्या है, शेयरिंग स्ट्रेंथ, पीबी क्या है, बियरिंग स्ट्रेंथ, पीटी क्या है, टियरिंग स्ट्रेंथ पर पिच। इस बात को ध्यान देना, ठीक है ना। तो ये बराबर कर रहा है मिनिमम ऑफ पीएस, पीबी एंड पीटी बट स्ट्रेंथ ऑफ ओरिजिनल प्लेट इनटू 100। हमेशा इफिशियंसी को परसेंटेज में लिखते हैं, ठीक है। हाँ, तो इस चीज़ को आप समझने की पूरा कोशिश करेंगे। और आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं। अब अगला क्लास में अजम्पशन और उसके जस्ट अगले क्लास में न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इफिशियंसी को ध्यान में रखेंगे, रिविट वैल्यू को ध्यान में रखेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तीनों अलग अलग चीज़ है और तीनों देखिए सुनने में एक जैसा लगता है। रिविट वैल्यू से नंबर ऑफ रिविट निकालेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट से इफिशियंसी निकालेंगे। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है।